हेलो गाइस, वेलकम टू बायलिंगुअल सीएसआईआर अगेन। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है सभी का। और ये जो वीडियो है वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि पिछला जो वीडियो हमने डाला था वो था आपके बेसिक्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं भी देखा हो तो कोई बात नहीं, आज अपन उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि आज का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो बायलिंगुअल सीएसआईआर जो है ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो हमने इनिशिएट किया है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, जो भी सीएसआईआर के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। तो आप जुड़िए हमारे साथ में। हमारी वेबसाइट पे भी आप जाइए bilingualcsir.com, जहाँ पे आपको वेरियस कोर्सेज मिलेंगे जो हम अभी डालेंगे धीरे धीरे, और काफ़ी सारी इंटरेक्टिव चीज़ें आपको मिलेंगी। चैट सपोर्ट भी अवेलेबल है, आप एनी टाइम चैट पे बातें कर सकते हैं। कुछ पूछना हो, डाउट वगैरह हो, आप वहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ कमेंट सेक्शन में भी आप हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया हो आज तक, जो आपको समझना है आज तक, या कोई और डाउट या कोई और क्वेरी, तो वो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरी वीडियो की पीपीटी भी डाल दूंगा, तो वो लिंक जो है वो आप वहाँ से पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक रिवीजन अपनी पुराने बेसिक्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि क्या क्या चीज़ें बेसिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है हर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने के लिए। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन ने बोला था कि एक लाइट सोर्स होता है जो आगे जाके इक्वेट के साथ में इंटरेक्ट करता है, जिसके अंदर एक मैटर होता है। तो ये जो इंटरेक्शन है इसको अपन ने क्वांटम फिनोमेना कहा था। और ये जो लाइट जा रही है इसको अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा था, जिसका दूसरी भाषा में मतलब लाइट ही होता है। अपन ने इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है ये डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था पिछली क्लास में। नेक्स्ट था, फिर अपन ने देखी थी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बाद में कि ये जो ईएमआर की वेव्स हैं या फिर ये जो लाइट है ये जाके मूव करती है मैटर के पास में, और मैटर जो है इसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। कितनी एनर्जी लाइट इसको देता है उसका भी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, जो भी ऑल्सो इक्वल टू एच म्यू। तो ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला था। तो ये था एक लाइट का इंटरेक्शन मैटर के साथ में। अब ये जो एनर्जी है इसको लेने के बाद में जो आपका मैटर है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि मैटर कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, तो प्रोटीन की बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं? अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड किससे एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो ये सब चीज़ें जो है पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड, साइड ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, ये सब हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये जब एब्जॉर्ब करेंगे तो इनके अंदर जो बेसिक एलिमेंट है जो है एटम, उनके इलेक्ट्रॉन से एनर्जी को लेंगे और ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। और अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो इनके पास में क्या होता है कि अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं। जैसे इसमें सिग्मा बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा है एक पाई बॉन्ड है। तो इनका ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन कहाँ से होता है? फ्रॉम बाइंडिंग स्टेट टू दी एंटी बाइंडिंग स्टेट। तो ये जो बाइंडिंग से एंटी बाइंडिंग स्टेट में जाता है, इसके लिए इसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी लाइट देगा, जो कितनी है? एच म्यू। ये जब लाइट आएगी तब ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसका ट्रांजिशन होगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार में। तो एंटी बाइंडिंग स्टेट कौन सी है? सिग्मा स्टार। बाइंडिंग स्टेट कौन सी है? सिग्मा। तो ये जो प्रिंसिपल है ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी जो मैटर के अंदर मॉलिक्यूल होगा, एटम होगा, वो इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और बाइंडिंग से एंटी बाइंडिंग स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि एंटी बाइंडिंग स्टेट्स ज़्यादा स्टेबल नहीं होती हैं, तो इसलिए थोड़ी देर बाद में ये अगेन एनर्जी का लॉस करके ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। और ग्राउंड स्टेट में क्या होता है? अगेन बाइंडिंग स्टेट। तो ये जो एनर्जी लॉस हुई है डेल्टा एच, ये है ओनली फॉर नॉन फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स। जो फ्लोरोसेंस नहीं करते वो डेल्टा एच से करेंगे। अगर वो फ्लोरोसेंट होता तो यहाँ पे फ्लोरोसेंट लाइट जो है वो रिलीज होती, वो अपन फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखेंगे। आज सिर्फ अपन यूवी विजिबल देख रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी एनर्जी का ऑर्डर। किसको सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन को? वो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार को। देन जो सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए वो है एन टू सिग्मा स्टार को। देन सबसे ज़्यादा एनर्जी उससे कम किसको चाहिए?
वो चाहिए आपके पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को, और उससे भी कम चाहिए किसको, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन को। तो ये एनर्जी का ये जो लेवल है, ये जो मैंने मेंशन किया है डेटा, ये इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये ऑर्डर जो है ये याद रहना चाहिए, क्या ऑर्डर है, किस ऑर्डर में ये ऊपर से नीचे जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। आज का अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है यूवी विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि कैसे लाइट जो है वो यूवी विजिबल रेंज के अंदर इंटरेक्शंस करती है मैटर के साथ में। तो सबसे पहले इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं। उससे भी पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी जब आप पढ़ेंगे तो 4 चीज़ें उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्या हैं वो 4 चीज़ें? सबसे पहला है उसके बेसिक्स, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसके पूरे के इंस्ट्रूमेंटेशन। कोई भी टेक्निक है उसका इंस्ट्रूमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके प्रिंसिपल्स, और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका एप्लीकेशन। कहाँ पे आप उसको अप्लाई करते हो, कैसे अप्लाई करते हो, इन चारों पे ही क्वेश्चंस आते हैं और कहीं से क्वेश्चन नहीं आते। तो बेसिक्स क्योंकि अपन ने देख लिया है, बेसिक्स अपन ने डिस्कस कर लिया है, तो अब बेसिक्स अपन नहीं देखेंगे दोबारा। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन, ये आप जो नीचे डायग्राम देख रहे हैं, ये सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का डायग्राम है। इसके अंदर क्या है, एक लाइट सोर्स है, कुछ भी हो सकता है, ये एनी बल्ब या फिर यूवी बल्ब हो सकता है, यूवी लाइट का बल्ब हो सकता है जो वाइट लाइट दे, मोस्टली जो वाइट लाइट दे। फिर आप इसके अंदर देख रहे हो एक कॉलीमेटर है। कॉलीमेटर एक्चुअली क्या करता है कि जो भी रेज आ रही हैं उनको एक पॉइंट पे अलाइन करता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिज्म है आपका या फिर जो ग्रेटिंग जिसको कहते हैं, ये क्या करेगा, इस लाइट को लेगा और इस लाइट को डिस्पर्स कर देगा इनटू 7 कलर्स। तो ये आपको दिख रहा होगा बेबी, और 7 कलर्स में इसको डिस्पर्स कर दिया। अब यहाँ पे अगेन वेवलेंथ सेलेक्टर होता है, मतलब जो भी आपको रिक्वायर्ड वेवलेंथ है, फॉर एग्जांपल यूवी में जाना है तो यहाँ कुछ जो वेवलेंथ है उसको ही ये जाने देगा और बाकियों को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो पास होगी लाइट वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी, उनको एनर्जी देगी, एक्साइट करेगी, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, एच म्यू जो एब्जॉर्ब हो गई, वो इसके अंदर रह जाएगी और रिमेनिंग जो है वो बाहर चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने जो इंटेंसिटी दी है वो आई नॉट की है, और जो मेरे को बाहर मिली है डिटेक्टर में वो है इंटेंसिटी आई। तो मतलब कुछ लॉस हो गया इसके अंदर। और हमेशा याद रखना कि डिटेक्टर के अंदर सिर्फ ट्रांसमिशन दिखने को मिलता है, ठीक है। ट्रांसमिशन मतलब कितनी पास हो गई है सैंपल में से। एब्जॉर्बेंस अलग होता है। एब्जॉर्बेंस अपन अलग तरीके से निकालते हैं, अपन देखेंगे। एब्जॉर्ब तो जो एब्जॉर्ब कर ली मैटर ने, और जो ट्रांसमिट होकर निकल गई है वो आपके डिटेक्टर में डिटेक्ट होती है, और वो जो आपने दी है जो यहाँ पे आई नॉट है, वो और आई की वैल्यू में डिफरेंस होगा। उसी के बेसिस पे सारी कैलकुलेशंस होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो अब बात करते हैं इस मैटर की। तो मैटर, जैसे मैंने कहा, मैटर कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड्स भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं। तो ये जो भी मैटर है इनको अपन ने एक नाम दिया है जिसका नाम है क्रोमोफोर्स। तो क्रोमोफोर क्या होते हैं? दीज आर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्शन विद लाइट। तो जो भी आपका मैटर के अंदर या फिर जो भी आपका सैंपल के अंदर चीज़ें हैं उनको अपन, और जो लाइट के साथ इंटरेक्ट करेगी उनको अपन क्रोमोफोर्स बोलेंगे। अगर एक बेसिक एलिमेंट की बात करूं जैसे प्रोटीन की, तो उसके अंदर 3 तरह के क्रोमोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला है पेप्टाइड बॉन्ड। तो सबको पता है कि एक अमीनो एसिड का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या होता है, वो कुछ ऐसा। तो इसके अंदर जब ये किसी और के साथ में बॉन्डिंग करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तब यहाँ पे ये हट जाएगा, दिस विल बिकम NH एंड C डबल बॉन्ड O। फिर अगेन यहाँ पे आपका नया जो है वो पेप्टाइड अमीनो एसिड आ जाएगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेप्टाइड जो है, पेप्टाइड बॉन्ड जो है, ये एब्जॉर्ब करेगा लाइट को। उसके अलावा कौन करेगा? साइड चेन R ग्रुप भी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और उसके अलावा आपके जो भी प्रोस्थेटिक ग्रुप्स या फिर कोएंजाइम्स, फॉर एग्जांपल आपने हीम के अंदर पढ़ा होगा कि ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर और नीचे क्या होते हैं, ऑक्सीजन एंड योर हिस्टिडीन, और ये पोरफायरिन की एक रिंग होती है हीम के अंदर। ये पोरफायरिन की रिंग भी क्या करती है,
लाइट को एब्जॉर्ब करती है और डिफरेंट डिफरेंट डेटास को डिटेक्ट करती है। तो हर जो भी आपका क्रोमोफोर है, क्रोमोफोर अलग अलग हो सकते हैं, नॉट ओनली प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स भी क्रोमोफोर हो सकते हैं। तो आपका जो क्रोमोफोर है ये अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट एब्जॉर्ब करता है। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड फार यूवी लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है। अमीनो एसिड्स की साइड चेन है, फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, आपने सुना होगा कि ये 280 नैनोमीटर पे लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये 275 के अप्रॉक्सीमेटली करता है। तो इनकी वेवलेंथ अलग है। पेप्टाइड्स की कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 190 से 220 के अराउंड। तो आप देख रहे हो जो डिफरेंस है वो है आपके पेप्टाइड ग्रुप्स में, अमीनो एसिड्स में। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स का अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोस्थेटिक ग्रुप है, पोरफायरिन रिंग है, तो इसमें मोस्टली आप देख सकते हो कि 400 नैनोमीटर पे ही एब्जॉर्ब करता है। तो अगर मैं किसी सैंपल को डालूं और मेरे को पता लगे कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो 400 नैनोमीटर पे हो रहा है, तो मैं बता सकता हूँ कि वो पोरफायरिन है। सिमिलरली 280 पे ज़्यादा होगा तो मैं कह सकता हूँ कि वो ट्रिप्टोफैन है। तो यही चीज़ जो है, ये क्रोमोफोर्स जो हैं ये बता देते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ है, और फिर आप अकॉर्डिंगली उसकी कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, तो सभी की वेवलेंथ अलग होती है, मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप पढ़ सकते हो बाद में जाके। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होते हैं ये 210 टू 220 नैनोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड साइड चेन जो है ये 274 280, इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए आपको। तो ये जैसे आपको पता है कि जो फिनाइल एलनिन है वो 257 पे करेगा, टायरोसिन जो है वो 274 पे करेगा, और ट्रिप्टोफैन जो है वो 280 पे करेगा। सबका अलग अलग होता है, उनके अकॉर्डिंग ही आप बता सकते हो कि कौन सा स्ट्रक्चर है। तो ये एक तरह की एप्लीकेशन भी हो गई है कि आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से बता सकते हो कि उसके अंदर क्या है, सैंपल में क्या चीज़ है। एब्जॉर्बेंस तो आप निकाल सकते हो, ट्रांसमिशन भी निकाल सकते हो, उसके अलावा आप बता भी सकते हो कि वो क्या चीज़ है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो पोरफायरिन रिंग है। तो आप ये चीज़ें पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई हार्ड नहीं है, इनमें कुछ भी समझना नहीं है। यहाँ पे और भी चीज़ें, FAD की भी लेंथ दी हुई है, NADH की भी, NAD+ की भी। तो ये आपको थोड़ा जनरल आइडिया होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल की बात करूँ, DNA, RNA, प्यूरिन, पैरामिडीन्स की, तो उनकी भी 260 टू 275 नैनोमीटर में वो एब्जॉर्ब करते हैं। और वैसे भी आपको पता होगा कि 400 नैनोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली कौन स्टार्ट होती है? विबग्योर। तो आप क्या चीज़ नोटिस करोगे यहाँ पे कि मोस्टली जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेंज के अंदर ही एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, जैसे जेनेटिक मटेरियल कर रहा है। फॉर एग्जांपल FAD, चलो ये रेड लाइट के अप्रॉक्स वायलेट इंडिगो में आता है। NADH जो है अगेन ये कहाँ पे चला गया? अल्ट्रा वायलेट में। NAD+ कहाँ है? अल्ट्रा वायलेट में। और देखते हैं, और ये जो आपके कैरोटिनॉइड्स के हैं पिगमेंट्स जो हैं उनकी 3 क्लासिफिकेशंस हैं, ये सारे विबग्योर के अंदर आ जाते हैं। इसीलिए कैरोटिनॉइड कहाँ मिलता है? कैरेट में। कैरेट का कलर कौन सा होता है? मोस्टली ऑरेंज, रेडिश, इन रेंज में ही आता है। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो रेंज है जो आपकी साइड ग्रुप्स की एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की, ये भी आप देख सकते हो कि अल्ट्रा वायलेट रेंज के अंदर जा रही है। ओके, तो इनसे आप कंक्लूड कर सकते हो। तो इससे पता लगता है कि अपन अल्ट्रा वायलेट ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट जो रेंज है उसी को ये एब्जॉर्ब करते हैं। ये स्ट्रक्चर, ये इंस्ट्रूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये है डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर। तो डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर, सिंगल बीम अपन ने देख लिया है, आजकल मोस्टली ये यूज़ होता है। इसमें क्या चीज़ है कि आपका जो विजिबल लाइट है या फिर यूवी लाइट का जो भी सोर्स है वो आपने दिया, वो स्लिट के थ्रू प्रिज्म पे जाता है। प्रिज्म में जाने के बाद में इट गेट डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर्स। वहाँ पे ग्रेटिंग की हेल्प से सिर्फ सिंगल बीम जो है वो पास हो पाती है। अब आगे जाके इंस्ट्रूमेंटेशन में थोड़ा सा चेंज आता है, पिछला वाला पूरा सेम है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक सैम्पल क्यूवेट है और एक रेफरेंस क्यूवेट है। तो सैम्पल में फॉर एग्जांपल मैंने डाल रखा है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन आपको पता है 280 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करेगा। और रेफरेंस जो है वो मेरा मोस्टली अपन वाटर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड नहीं कराता है। अगर मैंने यहाँ पे आई इंटेंसिटी से लाइट डाली है तो वो आई से ही निकलेगी। अगर इधर मैंने आई से डाली है तो इधर चेंज होके फॉर एग्जांपल I0 से निकलेगी। ओके, तो अब यहाँ पे मिरर है और यहाँ पे जो है डिटेक्टर। तो ये डिटेक्टर क्या करेगा? इन दोनों को कंपेयर करेगा कि कितनी लाइट जो है उसमें डिफरेंस आया है एक रेफरेंस में
और एक सैंपल के अंदर, और उसी के बेसिस पे यहाँ पे ट्रांसमिशन निकलता है जिसका फॉर्मूला होता है आई नॉट अपॉन आई। कौन सा आई नॉट? ये जो बाहर निकली है रेज वो डिवाइडेड बाय योर ओरिजिनल रेट इज योर ट्रांसमिशन। और अगर मैं आई नॉट को इनिशियली लेता और आई को बाद में लेता तो ये फॉर्मूला चेंज होकर क्या होता? आई अपॉन आई नॉट। ओके, सो दिस ट्रांसमिशन इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जैसा आप सबने सुना होगा बीयर लैम्बार्ट लॉ का यूज होता है। तो क्या होता है बीयर लैम्बार्ट लॉ? बीयर लैम्बार्ट लॉ एक्चुअली दो साइंटिस्ट थे, उनमें से एक बीयर थे, नाम बीयर था उनका। इन्होंने एक रूल दिया कि जो एब्जॉर्प्शन होती है, मैटर करता है एब्जॉर्ब जो भी लाइट को, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की। और लैम्बार्ट भाई साहब ने कहा कि जो एब्जॉर्प्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी क्यूवेट की लेंथ से। तो जो आपकी क्यूवेट होती है उसकी ये एक लेंथ होती है, ये फिक्स होती है 1 सेंटीमीटर। ध्यान रहे किसी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 1 सेंटीमीटर ही एज्यूम करना है, और अगर गिवन होगी तो आपको वही वैल्यू लेनी है जो दी है। तो इन दोनों ने ये एक्सपेरिमेंट प्रूव किया और इन्होंने बोला कि जो एब्जॉर्प्शन है वो पाथ लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जो भी आपका क्यूवेट है उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है। और बीयर ने कहा कि वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि जाहिर सी बात है, जितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन। तो अगर एब्जॉर्प्शन, अगर मैं इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो वहाँ पे अपन को ट्रांसमिशन मिलता है, तो ट्रांसमिशन, और दूसरी चीज़ यहाँ पे है वो है कंसंट्रेशन। तो अगर मैं इनका ग्राफ प्लॉट करूं अकॉर्डिंग टू डिटेक्टर तो मैं क्या बोलूँगा कि ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा होगा जब कंसंट्रेशन सबसे कम होगी। तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यस, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो ये जो ग्राफ है ये स्टडी करने के लिए अच्छा नहीं है। स्टडी करने के लिए मोस्टली अपन यूज़ करते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व। तो अपन को चाहिए एक स्ट्रेट लाइन कर्व। तो स्ट्रेट लाइन कर्व कहाँ से लाएंगे? तो अपन क्या करेंगे, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है माइनस लॉग ऑफ ट्रांसमिशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ट्रांसमिशन क्या है? आई अपॉन आई नॉट, जो अपन ने पीछे डिराइव किया था। ट्रांसमिशन अपन को पता है, अपन को एब्जॉर्प्शन पता है कि माइनस का लॉग है। और एक टर्म और थी जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेरिवेशन में काम आती है, पर इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, कि ट्रांसमिशन जो है वो इक्वल होता है आपका 10⁻⁻⁻ एप्सिलॉन नॉट कंसंट्रेशन इनटू द लेंथ ऑफ द क्यूवेट। ये इंपॉर्टेंट है। जब आप इस फॉर्मूले को पुट करेंगे इसके अंदर तब आपको आंसर मिलेगा कि एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। तो ये जो फॉर्मूला आया है ये यहाँ से डिराइव हुआ है, और ये बीयर लैम्बार्ट ने सिर्फ इतना प्रूव किया था। इन्होंने ये कांस्टेंट नहीं बताया था। ये कांस्टेंट क्या है? दिस इज मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या बता दिया अब कि एब्जॉर्प्शन जो है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब मेरा जो ग्राफ बनेगा, मान लो कि मैं ग्राफ बनाऊं एब्जॉर्प्शन वर्सेस कंसंट्रेशन, तो मेरा ग्राफ कैसा आएगा? एकदम स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन इसीलिए किया अपन ने जिससे कि अपन इंटरप्रेट अच्छे से कर सकें। अब मान लो आपका जो सैंपल है उसमें उन्होंने बताया कि जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पे आ रहा है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। एक्स एक्सिस पे क्या है? कंसंट्रेशन। तो इस चीज़ के लिए इसको पढ़ना जरूरी था। यहाँ पे एक और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो मोस्टली एग्जाम में काम आता है, और उसका नाम है परसेंटेज ट्रांसमिशन वर्सेस एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला है? एब्जॉर्प्शन जो है वो इक्वल टू है 2 माइनस लॉग ऑफ परसेंटेज ट्रांसमिशन। वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका छोटा सा, कि मान लो आपको दिया हुआ है कि ट्रांसमिशन जो है, परसेंटेज ट्रांसमिशन मेरा 100% है, तो मेरा एब्जॉर्प्शन कितना होगा? एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू 2 माइनस लॉग ऑफ 100। तो 100 का लॉग कितना होता है? 2 माइनस 2, एब्जॉर्प्शन विल बी 0। तो एब्जॉर्प्शन 0 हो गया क्योंकि मेरा परसेंटेज ट्रांसमिशन 100% था। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये था आपका बीयर लेमार्ट लॉ, जो कि आप पढ़ सकते हो, यहाँ से सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, सेम चीज़ें डिराइव करी हुई है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, जिसका नाम है ऑक्सोक्रोम्स। क्रोमोफोर्स आपने सुना, अब ऑक्सोक्रोम पे आते हैं। तो क्रोमोफोर जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सोक्रोम फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हो, आपने कोई एग्ज़ाम दिया, उसका कुछ रिजल्ट आया, ठीक है, सेल्फ स्टडी आपने की और उसका रिजल्ट आया, एक्स रिजल्ट आया। अब आपने क्या किया, सेल्फ स्टडी भी करी, आपने यूट्यूब पे जाके भी स्टडी करी, तो आपने क्या किया, इम्प्रूवमेंट किया, आपने थोड़ा नॉलेज एक्स्ट्रा लिया, और फिर आपने जो एग्ज़ाम दिया उसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा एक्स प्लस मान लो कि 40%। तो आपने क्या किया, उसका इम्प्रूवमेंट किया। तो आप सेल्फ क्या थे, क्रोमोफोर थे। यूट्यूब क्या है, ऑक्सोक्रोम है। इसने किया क्या, इसने इम्प्रूवमेंट करवाया। जरूरी नहीं है ऑक्सोक्रोम हमेशा इम्प्रूवमेंट ही कराएगा, इट कैन ऑल्सो डिक्रीज और इट कैन ऑल्सो इंक्रीज। तो ऑक्सोक्रोम जो है वो एक तरह का मॉइटी है which doesn't show any color, but when attached to some chromophore it enhances the color production by forming a new chromophore। इसके एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमीन ग्रुप, तो ये अगर किसी पे ऐड कर दोगे तो वो ऑक्सोक्रोम की तरह बिहेव करेंगे, और उसका जो कलर का जो ट्रांसमिशन है उसमें थोड़ा अलग दिखेगा आपको, कम या ज़्यादा जो भी है, वेवलेंथ कम या ज़्यादा हो जाएगी, जो भी है वो हो जाएगा। तो ऑक्सोक्रोम जो है वो दो चीज़ों को इफेक्ट करता है। कौन सी दो चीज़ें हैं जिनको इफेक्ट करता है ऑक्सोक्रोम, वो है, एक है इंटेंसिटी को और दूसरा है वेवलेंथ को। कैसे इफेक्ट करता है, आइदर इट कैन इंक्रीज और इट कैन डिक्रीज, आइदर इट कैन इंक्रीज और इट कैन डिक्रीज। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इंटेंसिटी मान लो कि ये आपका ग्राफ है, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। तो इंटेंसिटी इनिशियली मान लो ये मेरा ग्राफ है, कुछ ऐसा था, ये एक नॉर्मल कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल क्रोमोफोर की बात कर रहा हूं मैं, अभी कुछ अटैच्ड नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, उसके अंदर मैं जोड़ देता हूं एक ऑक्सोफोर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी इंटेंसिटी बढ़ गई है। तो इंटेंसिटी बढ़ेगी मतलब कुछ यूं जाएगा वो ग्राफ, ओके। सो दिस इज प्लस आई। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहा है कोई ऑक्सोक्रोम तो उसको मैं क्या बोलूंगा, हाइपर क्रोमिक। और अगर किसी भी सब्सटेंस की वजह से मेरी इंटेंसिटी गिर रही है नीचे, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, हाइपोक्रोमिक। ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आता हूं वेवलेंथ के ऊपर, और अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो वेवलेंथ में नया कलर ले लेता हूं मैं समझाने के लिए अच्छे से, ओके। तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो वेवलेंथ कैसे इंक्रीज होगी कि ये आपका सेम एज इट इज रहेगा, बट वेवलेंथ जो है वो इधर चली जाएगी। सो दैट मीन्स इनिशियली यहाँ पे थी, अब कहाँ पे आ गई है, यहाँ पे। तो जब मेरी लैम्डा इंक्रीज हो जाएगा किसी ऑक्सोक्रोम की वजह से, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, रेड शिफ्ट। ध्यान दें, रेड शिफ्ट या फिर बैथोक्रोमिक। और अगर उसी की वजह से वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो मैं उसको बोलूंगा ब्लू शिफ्ट या फिर हिप्सोक्रोमिक। हिप्सोक्रोमिक। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए ऑक्सोक्रोम क्या है, वो किस किस पे इफेक्ट करता है, और क्या चीज़ इंक्रीज होती है तो उसको क्या नाम देते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका। अब जो अपना लास्ट टॉपिक है वो है इसके एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन कंसंट्रेशन एनालिसिस के अंदर इसको अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यस, ऑब्वियस सी बात है, आप एब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन का ग्राफ निकाल के बता सकते हो कि क्या हो रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयंस, इसको समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये इक्विलिब्रियम का है। बट आपको पता होना चाहिए कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिस भी रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व है उनको निकाल सकते हैं। एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, ठीक है। मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट ऑफ अमीनो एसिड चेन, इसका क्वेश्चन आता है। और इसका क्वेश्चन क्या आता है, फॉर एग्जांपल आपको XYZ एक चेन दे दी अमीनो एसिड की कि ABCD जो भी है, और उस चेन का आपको बताना है कि कैलकुलेट द मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। तो इसका एक बहुत जनरल फॉर्मूला है
जिसका ये है कि मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 5690 ऑफ ट्रिप्टोफैन प्लस 1280 ऑफ टायरोसिन प्लस 120 ऑफ सिस्टीन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, इसके क्वेश्चंस आए हैं और आते रहेंगे। क्या है ये फॉर्मूला? कोई भी अमीनो एसिड की चेन के अंदर आपको जब मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट निकालने को कहा जाए तो आपको कैलकुलेट करना है कि उसके अंदर कितने ट्रिप्टोफैन हैं। तो फॉर एग्जांपल एक चेन में 2 ट्रिप्टोफैन है तो मेरी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। और उसके अंदर 1 टायरोसिन है तो 1 ये, और उसके अंदर 4 सिस्टीन है तो 4 ये। तो आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर सिस्टीन नहीं है तो सिस्टीन कितना हो गया मेरा? 0। यहाँ पे n आएगा, n सिस्टीन, तो 0 होते ही ये वैल्यू क्या हो जाएगी? चली जाएगी। सिर्फ क्या बचेंगे? टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो आप इन दोनों को ऐड करके मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो ध्यान रहे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसको याद रखें। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसका मतलब हो गया कि जो अपन अभी तक निकाल रहे थे, एब्जॉर्प्शन ट्रांसमिशन वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ्स, वो सारे थे क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब कि मैंने एक ग्राफ बनाया जिसके अंदर मैं एब्जॉर्प्शन शो कर रहा हूँ, ये लैम्डा है और ये एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन वर्सेस लैम्डा ग्राफ में आपको जो लैम्डा मैक्स मिलता है, ध्यान रहे लैम्डा मैक्स अपन इस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, नॉट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा की वैल्यूज़ दी होंगी, लैम्डा मैक्स यहाँ पे नहीं होता है। जहाँ पे एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है वो लैम्डा मैक्स होता है। तो ये लैम्डा मैक्स जो है ये है आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस की एक टेक्निक। तो एब्जॉर्प्शन वर्सेस लैम्डा के ग्राफ में आपको क्वालिटी मिलती है कि कहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है और वो क्या चीज़ है, आप बता भी सकते हो कि हाँ ये चीज़ है वो। फॉर एग्जांपल अपन ने सारे क्रोमोफोर डिस्कस करें हैं तो सेम की तरह ये भी निकाल सकते हैं। क्वांटिटेटिव में अपन वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन कितना हुआ और मोलर एफिशिएंट कितना है, कैसे निकाल सकते हैं वो भी बताया आपको। परसेंटेज ट्रांसमिशन कितना हो वो भी अपन निकाल सकते हैं। तो ये सब था आपका पूरा यूवी विजिबल के बारे में गाइस। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को अगर आपको अच्छा लगा हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको लेटेस्ट कंटेंट मिलता रहे। बेल आइकन को भी प्रेस करें, और कोई भी डाउट क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बेझिझक, और अपने बहुमूल्य टिप्पणियाँ कमेंट सेक्शन में दे ज़रूर। हमारी वेबसाइट भी ज़रूर विजिट करें bilingualcsir.com, जहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।